नमस्कार, मैं वैद्यराज संजय आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं सब्जियों की। सब्जियां आज हर जगह वेजिटेशन का ट्रेंड चला हुआ है। हरी सब्जियां खाओ, खूब सारी खाओ, सूप पियो, उसके रस निकाल के पियो, हेल्थ के लिए अच्छा है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। मगर ये सब बातों को कभी किसी ने वेरीफाई करने की कोशिश नहीं की, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि नॉर्मली जो फैक्ट्स साइंस बता रहा है या आयुर्वेद बता रहा है और ये जो बातें चलाई जा रही हैं उस सब में कहीं कोई तालमेल दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहले तो अपने बात कर रहे हैं आयुर्वेद की। आयुर्वेद में जहाँ पे भी भोजन की बात की गई है वहाँ हर जगह शाक का निषेध किया गया है। चरक संहिता में कहा गया है शाकेषु सर्वेषु वसंती रोगाः, मतलब कि शाक में हमेशा रोगों का वास होता है। भाव प्रकाश संहिता में शाक के बारे में बताया गया है कि हित भूख, जो शरीर की प्रकृति को हितकर है वैसा भोजन करना चाहिए। मित भूख यानी कि भूख संतुष्ट हो उतना ही आहार, अतिरेक हो उतना नहीं खाना है। और अशाक भूख मतलब कि शाक नहीं खाना है। इसके अलावा आयुर्वेद में शाक के सामान्य गुणधर्म बताए हैं। अचक्षुष्य, दृष्टि का नाश करने वाले, अस्थि भंजक, हड्डियों को कमज़ोर करने वाले, मलवर्धक यानी कि पचे हुए आहार को पूरी तरह शरीर में अवशोषित नहीं होके मल की वृद्धि को करने वाले, और रोग कारक। तो ये सब सामान्य वर्णन आयुर्वेद के अंदर सब्जियों के बारे में किए गए हैं। अब हम बात करते हैं मॉडर्न साइंस की। तो साइंस के हिसाब से हरी सब्जियां या हरी वनस्पति जो अपने बोलेंगे, ज़्यादा ब्रॉडली बोलें तो उसमें पानी के बाद सबसे ज़्यादा जो मटेरियल पाया जाता है वो है सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज जो है वो सुखाने के बाद वनस्पति को 20 से लेके 80-90% तक नॉर्मली सब्जियों में ये सेल्यूलोज की मात्रा पाई जाती है। और सेल्यूलोज एक ऐसा द्रव्य है जो मानव शरीर में उसको पचाने की कोई सुविधा नहीं है। ये नॉर्मली गाय, भैंस इत्यादि जानवरों में इसकी पचाने की सुविधा रहती है। उनके अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो सेल्यूलोज को पचा सकते हैं। मानव शरीर के अंदर ऐसे कोई एंजाइम पाए नहीं जाते हैं जो ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके। तो अगर ये मान भी लें कि वेजिटेबल्स के अंदर मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, जो भी होते हैं, मगर ये सारे द्रव्य जब ये सेल्यूलोज से कवर्ड होते हैं, सेल्यूलोज इंसान के शरीर में पचता नहीं है, तो वो रिलीज कैसे होंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि सेल्यूलोज सामान्यतः जो वेजिटेबल या प्लांट के सेल होते हैं, सेल की जो आउटर वॉल होती है, सेल वॉल जिसको बोला जाता है, ये सेल वॉल जो है ये सेल्यूलोज की बनी रहती है। जो आउटर लेयर ही सेल्यूलोज की बनी होती है, वो डाइजेस्ट होने की कोई सुविधा नहीं है, तो उसके अंदर चाहे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिलीज ही नहीं होने तो शरीर को मिलेंगे कैसे। दूसरी बात, मॉडर्न साइंस ये बोलता है कि सेल्यूलोज एक फाइबर है जो अंतड़ियों के ऊपर उसकी कोटिंग करता है, जिसके कारण स्टूल जो है वो अंतड़ियों में चिपकता नहीं है और इससे आपको कॉन्स्टिपेशन में, कब्ज में आराम मिलता है। मगर ये जो है ये उन लोगों के लिए ज़्यादा लाभकारक हैं जो लोग अनाज कम खाते हैं, घी दूध का सेवन बहुत कम करते हैं, ज़्यादातर मैदा या नॉनवेज ही खाते हैं, तो उनके खाने में जो फाइबर हैं वो काफ़ी कम आते हैं। हम लोग तो पहले से ही परंपरा के हिसाब से अच्छे से पका पकाया भोजन खा रहे हैं, घी दूध अच्छे से ले रहे हैं,
गेहूं जो है वो फाइबर का अच्छा सोर्स है, अगर उसको बारीक नहीं पीसें तो उसके जो रेशे हैं वो साबुत बचे रहते हैं, जो शरीर के अंदर ज़रूरी फाइबर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते हैं। तो हमें भारत में ये सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात कि ये जो रेशे अंतड़ियों की दीवार के ऊपर एक कोटिंग सी बनाते हैं, तो वो कोटिंग के कारण जो एब्जॉर्बिंग चैनल्स होते हैं, जो पचे हुए खाने को शरीर के अंदर सोखते हैं, वो एब्जॉर्बिंग चैनल्स भी काफ़ी हद तक कवर हो जाती हैं। तो इसके कारण जो न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो पचा हुआ खाना है, जो शरीर में अवशोषित होकर शरीर को पोषण देने के काम में आना था, वो खाना पूरी तरह से अवशोषित नहीं होता। सामान्य एग्जाम्पल आपको दूं तो जैसे आपने 5 रोटी खाई हैं, तो 1 या 2 रोटी का पचे हुए द्रव्य जो शरीर में जाने चाहिए थे, वो ये सेल्यूलोज की कोटिंग के कारण नहीं जा पाते हैं। तो उस अवस्था में आपने जितना खाया है उससे कम पोषण आपके शरीर को मिलता है। तो इस वे में वो शरीर की जो पोषक द्रव्यों की सप्लाई है उसको काफ़ी हद तक क्षुब्ध करता है, उसको डिस्टर्ब करता है। दूसरी बात कि शरीर के लिए एक फॉरेन ऑब्जेक्ट है, क्योंकि शरीर के अंदर उसको पचाने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो फॉरेन ऑब्जेक्ट हैं तो बॉडी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है कि इसको पचाने के लिए क्या चाहिए। तो उसके लिए शरीर को इन द्रव्यों को पचाने में ज़्यादा समय लगता है। तो आप जो 4 घंटे में 2 बार खा सकते हैं, वो 5 या 6 घंटे में 2 बार खाते हैं। तो न्यूट्रिशन का सप्लाई जो है उस वे में भी एक बार डिस्टर्ब होता है। और तीसरी चीज़ कि ये जो पोषण शरीर को मिलना कम होता है, तो पूरे शरीर की जो आयुर्वेद की भाषा में कहें तो 7 धातुओं का जो पोषण रुकता है, तो वो धीरे धीरे क्षीण होती है। तो इसी वे में मैं मानता हूँ कि आयुर्वेद में इसको अस्थि भंजक कहा गया है कि लंबे समय तक ज़्यादा प्रमाण में सब्जियों का सेवन करने से जो पोषण की कमी शरीर में होती है उससे अस्थियाँ क्षीण हो सकती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं। इसके अलावा ये आँखों को भी कमज़ोर करते हैं। और आप अगर ऑब्ज़र्व करेंगे तो अभी से 2 पीढ़ी पहले यानी 40-50 साल पहले जो गांव में जो पीढ़ी जन्मी है, बड़ी हुई है, जो रही है, वो लोग ज़्यादा शाक भाजी का सेवन नहीं करते थे इन कंपेयर टू सिटी के लोगों के। तो उन लोगों की हड्डियां, उनका शरीर ज़्यादा मजबूत पाया गया है। उनकी जो आँखें हैं, जैसे जैसे अभी ट्रेंड शाकबाजी का चलता जा रहा है, चश्मों का जो है स्पेक्स का ट्रेंड भी उसी वे में बढ़ता जा रहा है। आजकल छोटे छोटे 5-6-7 साल के बच्चों को भी चश्मे लग जाते हैं, नंबर आ जाते हैं। और पुराने लोगों को देखें तो 60, 65, 70 साल की उम्र में भी सुई में धागा खुद पिरोते थे, खुद अपने कपड़े सिलते थे। तो ये एक लाइफस्टाइल अपने कंपेयर करने जैसी नोटिसेबल डिफरेंस है कि ये बोलते हैं कि वेजिटेबल्स के ज़्यादा यूज़ से आँखों की रोशनी बढ़ती है। तो प्रैक्टिकली अगर ये जनरेशन्स को कंपेयर करें तो ऐसा कहीं पे भी देखने को, समझने को नहीं मिल रहा है। जो फैक्ट है वो उससे पूरा उल्टा है। आप भी अगर आपके पूर्वज जो हैं, आपके पिताजी, आपके दादाजी या उनके पिताजी गांव से बिलोंग करते हैं, उनकी लाइफ गांव में बीती है, तो आप उनका जो शारीरिक अवस्था रही है एज के हिसाब से हर एज में, और आप अगर अभी सिटी में रह रहे हैं तो आपकी उन्हीं की एज के हिसाब से आप कंपेयर करेंगे तो काफ़ी वीक आप खुद को पाएंगे जो 2 पीढ़ी पहले आपके जो पूर्वज थे उनकी कंपेयर में। तो ये सब्जियों में ताकत होती हैं या उससे शरीर अच्छा रहता है या इम्यूनिटी अच्छी रहती है, ये साइंस के भी जो फैक्ट्स हैं और जो आयुर्वेद के फैक्ट्स हैं, इन सब को मिलाते हैं तो ये कंक्लूज़न ये निकलता है कि ये शरीर के लिए कहीं पे भी लाभकारक नहीं है। हाँ, ये जो शोध होती हैं ये यूरोप और अमेरिका में होती हैं। ठंडे देश हैं, वहाँ पे मैदा ही खाया जाता है। अपनी तरह ताज़ा पिसा हुआ गेहूं का आटा, बाजरे का आटा, चावल जो है ये उपयोग में नहीं आते हैं। ज़्यादातर मांसाहारी प्रजा हैं।
तो उनके खाने में फाइबर या लुब्रिकेंट्स की बिल्कुल अभाव होता है। वो लोग ब्रेड के ऊपर सब्जियां लगा के उसके ऊपर सॉस लगा के खा लेते हैं। उनकी लाइफस्टाइल में घी या तेल का उपयोग कहीं पे भी नहीं है। अभी थोड़ा बहुत शुरू हुआ है, मगर वो भी टेस्ट के हिसाब से शरीर को जितने लुब्रिकेंट्स चाहिए उसको सप्लाई करने में वो पर्याप्त नहीं है। तो ऐसी अवस्था में वो लोग फाइबर के लिए देखते हैं, तो वो उनकी लाइफस्टाइल के ऊपर ठीक हो सकता है। हम लोग वो लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं। हम लोग यहाँ ताज़ा पिसा हुआ गेहूं का आटा, चावल का आटा, बाजरे का आटा सब फ्रेश खा रहे हैं, जो काफ़ी हद तक फाइबर से भरपूर हैं, वो लुब्रिकेंट से भरपूर हैं, उसके अंदर चिकनाहट है जो अंतड़ियों को रूखा नहीं बनाती, उनको सॉफ्ट बनाती हैं। हम लोग घी दूध नॉर्मली यूज़ करते हैं, रोटी बनाते हैं, पराठा बनाते हैं तो उसके ऊपर घी लगाना हमारी परंपरा है। हम लोग कोरी रोटी या कोरा पराठा कभी नहीं खाते हैं। तो जो अंतड़ियों को सॉफ्ट रखने के लिए, स्टूल की मूवमेंट के लिए जो लुब्रिकेंट्स चाहिए वो हमारे खाने में तो ऑलरेडी है ही है। तो ऐसी चीज़ों की हमारे शरीर को कोई आवश्यकता नहीं दिखती है। तो अभी से आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करिए और आप खुद नक्की करिए कि वेजिटेबल्स से हमने कुछ पाया है या सिर्फ खोया है। अब आगे आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद।